नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए संसद भवन में देश का बजट पेश किया और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। चूंकि इस साल चुनावी साल होने के कारण इस बार अंतरिम बजट लाया गया है, जिसमें मिडिल क्लास के लिए घर का जिक्र किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार गरीब लोगों को घर खरीदने और घर बनाने में आर्थिक मदद देगी। उन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए, झुग्गी और चौल में रहने वालों के लिए घर खरीदने और बनाने के लिए सरकार मदद करेगी और इसके लिए योजना लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि जो लोग किराए के घरों में रह रहे हैं उन्हें इस स्कीम से फायदा होगा। साथ ही जो लोग अनाधिकृत कॉलोनियों में रह रहे हैं उन्हें भी अपना घर बनाने खरीदने में मदद मिलेगी। आपको जानकारी हो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में आम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा, देश ग्रामीण आवास योजना के तहत 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है और अगले 5 साल में 2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में जब अंतरिम बजट पेश करते हुए यह जानकारी दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों और 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की थी। उन्होंने कहा है कि निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार वित्तीय क्षेत्र को आकार, क्षमता, कौशल और नियामकीय ढांचे के लिहाज से तैयार करेगी और सरकार देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने को अधिक संसाधन, कुशल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरा बदलाव आया है। 2014 में देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त की और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लागू किए। लोगों के लिए कल्याणकारी सुधार किए गए, रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्थितियां अनुकूल बनाई गईं। विकास का लाभ बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने लगा और देश को एक नए उद्देश्य और आशा की भावना मिली। वित्त मंत्री ने कहा, दूसरे कार्यकाल में सरकार ने अपने विकास के मंत्र को और मजबूत किया और हमारी डेवलपमेंट फिलॉसफी में समावेशिता के सभी तत्वों अर्थात सामाजिक और भौगोलिक को शामिल किया गया। समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ देश ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर विजय प्राप्त की, आत्मनिर्भर भारत की और लंबी छलांग लगाई और अमृत काल के लिए ठोस नींव रखी। साथ ही वित्त मंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी थी कि हमें गरीब, महिला, युवा और किसानों पर फोकस करने की जरूरत है। उनकी जरूरतें, उनकी महत्वाकांक्षाएं और उनका विकास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इन चारों को सरकार के समर्थन की जरूरत है और उन्हें यह पहुंच रहा है। उनका सशक्तिकरण देश को आगे लेकर जाएगा, जहां पर अब मिडिल क्लास लोगों को अपना घर खरीदने का सपना जल्द पूरा होगा, क्योंकि सरकार नई हाउसिंग स्कीम पर तेजी से काम कर रही है। सरकार मध्यम वर्ग के लोगों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए नई हाउसिंग स्कीम पर तेजी से काम कर रही है। इस बात की जानकारी रियल एस्टेट कंपनियों का शीर्ष निकाय नारेड को राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सचिव जोशी के द्वारा की गई। भारत के विकसित राष्ट्र बनने और 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने में रियल एस्टेट महत्वपूर्ण है। जोशी ने कहा कि हमारे पास अफोर्डेबल यानी कि सस्ते घर की कमी है। इसके लिए केंद्र सरकार की प्राथमिकता राज्यों और शहरी स्थानीय अधिकारियों के साथ काम करना है, ताकि शहरी नियोजन प्रक्रिया के तहत बड़े संख्या में सस्ते घर बनाए जा सके। इसके लिए डेवलपर्स को अपने प्रोजेक्ट में कम से कम 15% या अधिक सस्ते घर बनाने चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इसके तहत टाउन प्लानिंग योजना को अपनाना, शहरी योजनाओं को काम पर रखना और बिल्डिंग बायलॉज को इस तरह से बदलना कि घर की लागत कम हो। रियल एस्टेट कंपनियों का कहना है कि सरकार की ओर से किया जा रहे पहल से घर की कीमत कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसका फायदा मिडिल क्लास यानी कम आय वर्ग को होगा।
सरकार की ओर से अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन देने से आम लोगों के लिए घर खरीदना आसान होगा। जोशी ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी आवास का निर्माण आर्थिक वृद्धि के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ साल में सरकार शहरी नियोजन पर काफी ध्यान दे रही है। इसमें सुधार के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सचिव ने कहा है कि कई राज्यों ने सुधार किए हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में गुजरात द्वारा किए गए अच्छे कामों का उल्लेख भी किया और जहां पर उन्हें अंतरिम बजट में मध्यम वर्ग के लिए मकान योजना के संदर्भ में उन्होंने कहा, हम उस योजना पर काम कर रहे हैं। सचिव ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए शहरी नियोजन सुधारों के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सुझाव मांगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कोरोना महामारी के बाद से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है। देश में प्रॉपर्टी की रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। इसको देखते हुए अब विदेशी कंपनियां भी भारतीय बाजार की ओर रुख कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी कड़ी में फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज ने भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री की है। इंडिया फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज ने भारत में लग्जरियस प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज का एक विस्तार है जहां डेवलपर्स या अन्य रियल एस्टेट अधिकारी सदस्यता ले सकते हैं, जहां पर कंपनी ने मुंबई, दिल्ली और गोवा लगभग 11 मिलियन वर्ग फुट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट यानी प्रॉपर्टी बनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि फोर्ब्स 1 साल पुराना ब्रांड है जो दुनिया भर के मशहूर हस्तियों और करोड़पतियों से जुड़ा है। जहां पर लॉन्च की घोषणा करते हुए फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज के सीईओ माइकल डब्ल्यू जलबर्ट ने कहा है कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में इंडिया फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज को जोड़ना एक बेहतरीन फैसला होगा। भारत में हमारा विस्तार सही समय पर हो रहा है। देश के बढ़ते बाजार हम जैसे के लिए असीमित अवसर पेश करते हैं। खरीदार और निवेशक लग्जरियस घर और प्रॉपर्टीज को तवज्जो दे रहे हैं। वहीं जबकि फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज के बोर्ड अध्यक्ष मैट बील ने भी ये जानकारी दी कि फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज भारत में लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में अपना प्रवेश करने के लिए उत्साहित है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।